Joining us now live from Mumbai, the BJP's poll in charge for the state of Bihar, former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Fadnavis ji, welcome to India today. Congratulations on a hard-fought, bruising victory. जब आप लड़ाई के मैदान में थे बिहार में, क्या आपको लग रहा था कि 125 बनाम 110 इस तरह की टाइट फाइट होने वाली है, या आपको लग रहा था कि और आसानी से जीतेंगे आप? नहीं, देखिए, जिस समय मैं बिहार में था तो उस समय दो चीज़ें मुझे बिल्कुल साफ नज़र आती थी। एक और कहीं ना कहीं 15 साल की सरकार के कारण एक थोड़ी सी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती थी, लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी के लिए एक प्रो इनकम्बेंसी भी मुझे दिखाई पड़ती थी। विशेष रूप से कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में जिस प्रकार से मोदी जी ने गरीबों का ख्याल रखा, चाहे माइग्रेटरी लेबर हो, चाहे फिर वहाँ के बाढ़ पीड़ित हो या कोरोना ग्रसित हो, सबके घर तक छठ तक का अनाज पहुँचा, लोगों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिली, लोगों के खातों में पैसा गया। तो एक उसका असर मुझे दिखाई पड़ता था जब हम गरीबों से, आम आदमी से बात करते थे, महिलाओं से बात करते थे या सभाओं में महिलाएं आती थी तो बढ़ चढ़कर वो मोदी जी के लिए नारे भी देती थी। वो लोग सारे उनके लिए नाम पर तालियां बजाते थे, उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो इसलिए हम लोगों को ये तो पक्का लग रहा था कि हम लोग चुनकर आ रहे हैं। 15 साल की सरकार के बाद चुनाव थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बावजूद उसके हम लोगों को कॉन्फिडेंस था। सर, अगर हम इस चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करते हैं तो फेज 1 में एनडीए की बड़ी हार होती है और गठबंधन की बड़ी जीत होती है। आप लोगों ने क्या मिड कोर्स करेक्शन किया फेज 1 का, जो आपको इंटरनल फीडबैक मिला उसके बाद, जिसके चलते फेज 2 में आप थोड़ा आगे निकले और फेज 3 आते आते आपने गठबंधन को अपने गढ़ में पूरा ध्वस्त कर दिया? देखिए, इसको दो तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 ये प्रीडोमिनेंटली आरजेडी का इलाका रहा है। आप अगर इतिहास भी देखें तो आरजेडी को हमेशा जब भी यश मिला है तो ये जो फेज 1 के जो जिले हैं या इलाके हैं, इन इलाकों में उनके कॉम्बिनेशन को हमेशा फायदा मिला है। लेकिन उसके बाद के जो फेजेस है, उन फेजेस के जो सीट्स है, उस पर हमको हमेशा फायदा मिला है। तो भले ही फेज 1 में उनको फायदा मिला, लेकिन फेज 2 के आते आते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेटिव दिया कि आपको डबल इंजन वाली सरकार चाहिए या डबल युवराज वाली, आपको जंगल राज चाहिए या फिर नीतीश जी का काम करने वाला राज चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी पर लोगों का विश्वास इतना है कि लोगों को ये याद आया कि भले ही आज तेजस्वी अपने माँ बाप की तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन चुनकर आएंगे राज तो लालू जी का ही आएगा, राज तो वैसे ही आएगा। और उसके चलते ये जो नैरेटिव आदरणीय मोदी जी ने दिया था, इस पर लोगों ने पूरा यकीन करते हुए और उसको महसूस करते हुए लोगों ने हमको मतदान किया। मेरे पास महिलाओं के वोटिंग के आंकड़े हैं। ओवरऑल फीमेल टर्नआउट मेल टर्नआउट से 5% ज्यादा है। पहले फेज में केवल 1% ज्यादा, दूसरे में 6% ज्यादा और तीसरा आते आते 11% ज्यादा। और महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में गठबंधन को कम वोट दिया और एनडीए को ज्यादा वोट दिया। क्या वजह रही कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर एनडीए की वापसी पर दांव लगाई? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। आप लोकसभा में भी देखेंगे तो लोकसभा में भी 3, 3.5, 4% तक महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था और वो एनडीए को किया था। मूल रूप से जैसा मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा घर की चिंता महिलाओं को होती है। और जिस प्रकार से कोरोना के काल में लोगों तक अनाज पहुंचा और छठ तक का अनाज लोगों के घर पहुंचा, सबसे बड़ी लोगों के मन में जो चिंता होती है, कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं, और ये चिंता पुरुष नहीं करता, ये चिंता महिलाएं करती है। तो महिलाओं को ये लगा कि हमारा कोई अभिभावक, हमारा कोई भाई, हमारे कोई पिता, हमारे कोई करीबी ये दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे चिंता कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसी एक कारण से, दूसरा जो माइग्रेटरी लेबर आते समय तो काफी तकलीफों का सामना भी उनको करना पड़ा, लेकिन बाद में जिस प्रकार से मोदी जी ने उनको संभाला, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की, तो इससे महिलाओं के मन में इस सरकार के प्रति एक भावना थी।
और मोदी जी और नीतीश जी ये दोनों के प्रति महिलाओं के मन में एक बहुत बड़ी संवेदना है जो मुझे वोट में रूपांतरित होते हुए दिखाई पड़ी। जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, वहीं हम युवा वोट जो है उसमें देखते हैं कि काफी सेंध लगी। खास तौर से 18 साल से 25 साल के जो युवा हैं उन्होंने गठबंधन को ज्यादा वोट दिया, एनडीए को कम। जो 50 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने जंगल राज को देखा, उन्होंने तो एनडीए को ज्यादा वोट दिया, गठबंधन को कम। लेकिन युवा का जो पूरा भरोसा है वो ना मिलने की आपकी वजह से क्या वजह रही? क्या आपको लगता है जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार ना होना, इंडस्ट्री ना होना, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि 15 साल में नीतीश जी और बीजेपी जेडीयू की ये सरकार सॉल्व नहीं कर पाई? देखिए, एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास तो किया गया, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। युवाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हमको वोटिंग किया है। अगर युवा बढ़ चढ़कर हमको वोटिंग नहीं करते तो क्लियर मेजोरिटी हमको कभी नहीं मिलती, क्योंकि बिहार ऐसा प्रांत है जहाँ 58% लोग ये 25 साल से नीचे के हैं। और इसलिए ऐसे प्रांत में अगर युवा आपको वोट न करे तो आप चुनकर आ ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। देखिए, पहला बिहार का चुनाव ऐसा है कि जिस चुनाव में बिजली, पानी, सड़क और न्याय व्यवस्था ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि वो सारी चीजें नीतीश जी की सरकार ने कर दी। तो चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बनाने का प्रयास किया गया और बिल्कुल खोखला और झूठा वादा उसके ऊपर एक प्रकार से आरजेडी की ओर से किया गया। लेकिन उस वादे के चलते भी युवाओं ने अंत में विश्वास ये मोदी जी पर, नीतीश जी पर ही दिखाया और उसी के कारण हम लोगों को इतनी सीटें मिली। ये बार बार बीजेपी के खासतौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं बिहार में, वो कहते हैं कि इस दफा क्या हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता? हमारी 74 सीटें आई हैं, जेडीयू की हमसे कम सीटें आई हैं। ऐसा हर बार क्यों होता है कि हम मेहनत करते हैं और नीतीश जी को हम सीएम बना देते हैं? क्या ऐसी कोई सोच है कि नीतीश जी को सेंटर में रोल मिले और इस दफा बिहार में, पटना में बीजेपी का सीएम? देखिए, बिल्कुल हमारे किसी के भी मन में कोई शंका नहीं है। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय मोदी जी ने चुनाव से पहले घोषित किया गठबंधन के नेता नीतीश जी होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने क्लियर कहा किसकी सीटें कितनी आती है इसका कोई दारोकार नहीं है। जो किसी की कितनी भी सीटें आए तब भी नीतीश जी ही बनेंगे। तो मुझे लगता है अब इसके बारे में कोई शंका व्यक्त करने का कारण नहीं है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता कोई बात कह सकता है, कार्यकर्ता उत्साह में होते हैं, उत्साह में बड़ी बड़ी बातें कार्यकर्ता भी कई बार कर देते हैं, पर मुझे लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में किसी के भी मन में यह शंका है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सब लोग ये जानते हैं कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जहां जहां बाइपोल इलेक्शंस हुए, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भाजपा की बड़ी जीत हुई। बिहार में टफ फाइट थी, लेकिन एंड में बीजेपी जेडीयू की सरकार बन रही है। आपके हिसाब से इस जो मैंडेट का नेशनल इम्पैक्ट और नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि आर्थिक मंदी भी चल रही है, पेंडेमिक भी चल रही है, उसके बावजूद बीजेपी की इतनी बड़ी जीत आपके हिसाब से क्या दर्शाता है? इस देश के लोग कर्मयोग पर विश्वास रखते हैं। एक और ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं सरकार में है, कहीं सरकार में नहीं है, लेकिन केवल बोलने का काम करती है, जनता के लिए करती कुछ नहीं है। उनके नेता दिन में सुबह उठकर रात तक केवल मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, केवल केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। और दूसरी ओर मोदी जी है कि जो पूरे पैंडेमिक में पूरे तरीके से एक्टिव रहते हुए गरीबों का विचार करते हैं, आम आदमी का विचार करते हैं, हर सिटीजन का विचार करते हैं। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया, जिस प्रकार से किसानों का विचार किया गया, जिस प्रकार से उद्योगों का विचार किया गया, तो ये जो टीका करने वाले हैं इनको मोदी जी के कर्मयोग ने ये दिखा दिया कि भारत कर्मयोग के ऊपर वोट करेगा, टीकाकारों के ऊपर वोट नहीं करेगा। और लोगों ने मोदी जी के इन कामों के चलते वोट देकर दिखा दिया। पैंडेमिक में भी देश के नेता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही है। हमने कर्नाटक में देखा, शुरू में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, बाद में वहां पे बीजेपी की री एंट्री हुई। मध्य प्रदेश में हाल में देखा, पहले कमलनाथ की सरकार थी, वापस में मामा जी शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए। तो क्या बिहार के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी आपको कोई उम्मीद हो रही है कि क्या पता देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर से किसी ना किसी तरीके से सीएम के तौर पे एंट्री हो जाए?
देखिए, मैंने आपके ही चैनल पर इससे पहले भी कहा है कि जिस प्रकार की सरकार महाराष्ट्र में है, ऐसी सरकारें भारत के इतिहास में न कभी चली है न चलने वाली है। अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी, जिस दिन गिरेगी हम अल्टरनेट सरकार दे देंगे। आज हम सरकार गिराने के पीछे कोई बैठे नहीं है। एक बड़े ही सक्षम विरोधी पक्ष के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक अनप्रेसिडेंटेड एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है और सरकार उसके ओर ध्यान नहीं दे रही। किसान बहुत प्रताड़ित है, उसकी दिवाली काली हो रही है। उन किसानों को साथ में लेकर उनको मुआवजा मिले, उनको पैसा मिले, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक बड़े ही ताकतवर विरोधी पक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। ये सरकार जिस दिन गिरेगी उस दिन हम नई सरकार दे देंगे। We'll leave it over there. Devendra Fadnavis ji for joining us after having led the BJP in a hard and bruising campaign. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. That's Devendra Fadnavis, the BJP's poll in charge for Bihar.